चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का क्लास में हम बताए थे कि कल मैथ के बाद जो है आप लोग का पहला चैप्टर जीव विज्ञान स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्लास 10th का पहला चैप्टर है। यहाँ से आप लोग को बेसिक जानकारी सबसे पहले हम देंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे जैव प्रकरण में। सबसे पहले जीव विज्ञान में आपको क्या क्या समझना है, क्या क्या समझना, जो भी चीज़ कहेंगे उसको ध्यान में ऐसा रखना है कि वो याद रह जाए। क्या करना है? याद रटना नहीं। रटने से आप बहुत ज़्यादा तो 10 दिन याद रखिएगा, 20 दिन याद रखिएगा, भूल जाइएगा। समझ लीजिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। सबसे पहले हम आज क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी के 2 शाखाएं पहले बांटी गई है। जीव विज्ञान में कितने शाखाओं में? 2 शाखाओं। एक को कहते हैं जंतु विज्ञान और एक को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या सुने? कुछ समझ में आया? जीव विज्ञान की कितने शाखाएं? 2। जीव विज्ञान कितने शाखाएं? एकदम याद रख लेना। जीव विज्ञान कितने शाखाएं? 2। कौन कौन? अब याद रखिए। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु। अब आ जाएगा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोसफ्रेस्टस। थियोसफ्रेस्टस। थियोस। तो जंतु विज्ञान का पिता हो गया अरस्तु, जीव विज्ञान का भी यही हो गया, और वनस्पति विज्ञान का जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग, शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क ने किया था। किसने किया था? बढ़िया सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एकदम बताएंगे, ध्यान से रहेगा, याद रहेगा। जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान के कितने भाग? कौन कौन? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बोटनी। जूलॉजी और बोटनी, बोलिए जूलॉजी और बोटनी, जूलॉजी और बोटनी। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का पिता और वनस्पति विज्ञान का पिता थियोसफ्रेस्टस। कौन हो गया? बोलने नहीं आ रहा है आधा के। थियोसफ्रेस्टस। उसके बाद आ जाइए कि जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया? लैमार्क। जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया? लैमार्क। आ गया समझ में? तो यहाँ तक सबसे पहले छोटी छोटी बात को समझना है। उसके आगे हम लोग चलने से पहले सबसे पहले जानेंगे हम लोग कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कोशिका। सबसे पहले कोशिका का नाम हम लोग जानते हैं 9 में ही पूरा पढ़ने का था। कहाँ पढ़ने का था? 9 में। उसके बाद हम आएंगे जैव प्रकरण में। जैव प्रकरण में ही सब जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ को हम लोग सीख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले कोशिका। तो कोशिका किसको कहते हैं? तो कोशिका जो होता है उस शरीर का एकदम, शरीर में सबसे छोटी जो एकदम सूक्ष्मतम एकदम इकाई है उसको कोशिका कहते हैं। शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। शरीर के सबसे सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका। अब देखो सबसे छोटा है कोशिका। कोशिका क्या चीज़ है? छोटा। तो छोटा ऐसे पकड़ाएगा? नहीं पकड़ाएगा। तो उसके लिए हुक का प्रयोग करते हैं। पकड़ने के लिए कोशिका का प्रयोग करते हैं, तो हुक का प्रयोग करके पकड़ते हैं। तो इससे याद रख लेना है कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। आया समझ में? तो कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कहा है कि हुक से पकड़ेंगे, छोटा चीज को कैसे पकड़ेंगे? हुक से। तो कोशिका का खोज, कोशिका की खोज याद रखना है ना। तो कोशिका का खोज क्या हो गया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट। लेकिन इसमें इन्होंने जो किया था वो मृत कोशिका था। कैसी कोशिका था? मृत कोशिका। मतलब जिंदा कोशिका का नहीं किए थे। कौन कोशिका किए थे? मृत कोशिका। कौन कोशिका किए थे? मृत। उसके बाद लेकिन आ जाता है कि अब जीवित कोशिका किसने किया? जीवित कोशिका। तो याद रखना है ल्यूवेनहॉक। क्या याद रखना है? ल्यूवेनहॉक। 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 याद रखना है ल्यूवेनहॉक। याद रखना है ल्यूवेनहॉक। तो जीवित कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक। मृत कोशिका खोज मृत कोशिका। मृत कोशिका, जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक। यहाँ पर हुक, यहाँ पर हॉक, यहाँ पर हुक, यहाँ पर हॉक। याद रहेगा? अरे जिंदा है तो हॉकना है, मरल है तो हुक से निकालना है। याद रहेगा? कन्फ्यूजन होगा? चलिए अब देखिए, ये हो गया जीवित कोशिका। अब देखिए कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? कोशिका की खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक।
कोशिका की खोज, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, क्योंकि साइटो का मतलब होता है अध्ययन करना, नहीं साइटो का मतलब होता है कोशिका और लॉजी का मतलब अध्ययन करना, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिका में बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। कोशिका के अंतर्गत देखिए बहुत सारे, इसमें बहुत सारा चीज होता है। देखिए क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या क्या होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, समझ गए, केंद्रक होता है, ठीक है, उसके बाद गोल्जी बॉडी होता है, समझ गए ना। उसके बाद क्या बचा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया और केंद्रक हो गया, ठीक है। एक हो गया सेंट्रोसोम, ये केंद्रक हो गया, ठीक है, केंद्रक यहाँ पर केंद्रक दे दो, केंद्रक न्यूक्लियर, और यहाँ पर हो गया सेंट्रोसोम, क्या हो गया, सेंट्रोसोम। अब समझिए सर, इसके एक एक क्वेश्चन सबका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानिए। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? जो एकदम बोल रहे हैं उसको एकदम दिमाग में सेट कर लो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आगे जाके, रटना पड़ेगा, एकदम पसीने पसीने हो जाएगा। कौन रटें, फिजिक्स रटें कि केमिस्ट्री रटें कि जीव विज्ञान रटें और कि सोशल साइंस के 18 को विषय रटें। इसलिए अगर अभी से कंप्लीट कर ले जाइएगा ने तो एकदम आसान होगा आप लोग को। ये नहीं सोचिए कि अभी तो हमारा पास साल भर है, कि साल भर कब निकल जाएगा ने पता नहीं चलेगा, समझ गए। मेहनत करते रहो, मेहनत करने से मुश्किल आशा होती है, सुना है गाना, मेहनत करने से मुश्किल आशा होती है। और कुछ ये गाना नहीं पता, चलो छोड़ो तो। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। इसको क्या लिख देते हैं हम, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। वो लाइसोसोम को कहते हैं जी आत्महत्या की थैली को जी कहते हैं, गलती है यहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, आत्महत्या, आत्महत्या की थैली। थोड़ा देखो अभी आप कन्फ्यूज हो गए थे। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं ऊर्जा का कोशिका गिरी, ऊर्जा का कोशिका गिरी, ध्यान से, नहीं तो ध्यान से निकलेगा तो दिक्कत होगा। ये प्रोटीन की फैक्ट्री, एक बार फिर से इतना ही पहले रिवीजन करो। देखो ऊर्जा का कोशिका गिरी और राइबोसोम क्या किसको कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। उसका क्या, ऊर्जा का कोशिका गिरी, ऊर्जा का कोशिका गिरी, ऊर्जा का कोशिका गिरी, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। सेंट्रोसोम हो गया एगो, एक हो गया न्यूक्लियर। न्यूक्लियर को तो एकदम पावर हाउस कहते हैं, नहीं ये तो सबसे मेन है, पावर हाउस जैसे ये है ना, इस सबसे मेन यही है। केंद्रक, केंद्रक जो होता है वो सबसे मेन होता है। केंद्रक का खोज याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक का खोज। लाइसोसोम का खोज डी डुब्बे, डी डुब्बे क्या याद रखना है, डी डुब्बे क्या याद रखना है। लाइसोसोम का खोज, अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आए, गोल्जी तो इसका खोज किया है, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी किया है गोल्जी बॉडी का खोज, कैमिलो, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया एगो राइबोसोम, एगो किया माइटोकॉन्ड्रिया किया अल्टमैन, किसने किया है, अल्टमैन, किसने किया है, अल्टमैन। चलिए फिर से एक बार शुरू से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम इसमें समझाएंगे कुछ। सेंट्रोसोम को इंग्लिश में कहते हैं, सेंट्रोसोम हिंदी में कहते हैं तारक काय, तारक काय क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तारक। चलिए फिर से अब आइए, जितना हम भूखे हैं फिर से एक बार भूखेंगे, लेकिन ध्यान से माइंड में सेट करके बोलिए। जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जिसमें जीवधारियों का अध्ययन हो, जिसमें सजीव का अध्ययन हो, जिसमें जीवन का अध्ययन हो, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के दो शाखाएं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का खोज और वनस्पति विज्ञान का खोज थियोफ्रेस्टस, क्या है, याद रहेगा ने। अब आइए, अब आइए कोशिका, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का खोज, कोशिका का खोज, अजीवित कोशिका का खोज
लेवेन हॉक, लेवेन हॉक। आगे समझ में? अब आगे आइए, इसके बाद हम बताए थे कि इसका अध्ययन साइटोलॉजी हो गया। इसमें आइए, इसमें हम बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा का शक्तिगिरी, ऊर्जा का कोशिकागिरी या शक्तिगिरी एक ही बात है। उसके बाद राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। बाकी डिटेल बाद में पढ़िएगा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी कहीं कहीं लिख सकता है। आगे गैल्जी बॉडी, गैल्जी बॉडी का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्डी। किसने किया? कैमिलो गोल्डी। निकुलियर का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया? सेंट्रोसोम को क्या कहते हैं? तारक का, तारक का क्या कहते हैं? अब देखिए सबका काम, जैसे ये आत्मघाती थैली है, जैसे मान लिया कहीं चलते हैं या जैसे हुमच के लग गया चोट, हुमच के समझ रहा है, जैसे मान लिया हुमच के मारे, तो जब हुमच के जा लगा ने तो हुमच के लगेगा तो एजव का कोशिका काम करे बंद कर देगा, एजव का कोशिका काम करे ले बंद कर, जिसको हम लोग कहते हैं थर हो गलो, सुन हो गलो, सुन। अरे मार, जैसे मार रही है, मान लिया डंटा, डंटा नहीं है जा, नहीं हो जा, जैसे मारते हैं कस के डंटा तो कुछ देरी के लिए हो जा लगता है चुटियों ने कटा रहा, ऐसा होता है ना। तो वैसा होता है, तो वहाँ पर जो होता है वहाँ के जो कोशिका होता है मर जाता है। और जैसे कस के कहीं लग गया, गिर गया, छिला गया, चोट लग गया, तो वहाँ जब चोट लगा तो यहाँ से यहाँ जितना दूर होगा अगल बगल में वहाँ की कोशिका कुछ हो जाती है, मर जाती है। वहाँ की कोशिका क्या हो जाती है? मर जाती है कोशिका, और वहाँ काम करना बंद हो जाता है। तो धीरे 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 वहाँ पर क्या होता है, वो आत्महत्या की जो थैली होता है लाइसोसोम, वो धीरे धीरे जिरिस्तू ले ले, जिरिस्तू ले ले, जिरिस्तू ले, वो सब छिड़क देता है, सब कुछ ही होता है, छिड़कता है। तो सगरे ही छिड़कता है, कुछ करता है, छिड़कता है। तो जैसे छिड़क दिया तो वो जाओ का आसपास के फिर मतलब कि धीरे 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 जीवित होने लगता है, धीरे धीरे कुछ होने लगता है। मरल कोशिका, तो उसी को कहते हैं मृत कोशिका। मृत कोशिका को क्या करते हैं? जीवित करते हैं। क्या करते हैं? जीवित। तो आत्मघाती थैली होता है, तो वो जो है वहाँ पर धीरे धीरे क्या करता है? जीवित करता है। क्या करता है? जीवित करता है। जैसे कभी देखते हो मान लीजिए कहीं दाग रह जाता है, कभी कभी दे देखे हैं, चोट लगा तो वहाँ पर क्या हो जाता है? दाग। तो दाग रह जाता है, इसका मतलब वहाँ के कोशिका का पुनः निर्माण नहीं होता। सबसे जल्दी कौन कोशिका का निर्माण होता है? लीवर, लीवर की कोशिका सबसे जल्दी कहेगा कि किस कोशिका, कहाँ की कोशिका का निर्माण होता है? लीवर, लीवर की कोशिका। अगर कोई चाकू को मारे तो दायां साइड की बायां साइड, हाँ जने लीवर रहे होने लिए अच्छा मार तो मने हो तो मार भाई, है ना। अब वैसा कौन सा कोशिका जिसका निर्माण नहीं होता? मस्तिष्क की कोशिका, जिसको कहते हैं ब्रेन, जिसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? तो ये न्यूरॉन की जो कोशिका जो खोपड़िया में है ना, खोपड़िया ऊपर से जो दिख रहा लो, एकर अंदर एगो कोशिका जेकर नाम है तंत्रिका तंत्र कोशिका। कौन कोशिका? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। बोलो, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। आगे समझ में? चलिए, लेकिन ऐसे पूरा ओवरऑल में सबसे बड़ा कहेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ओवरऑल में सबसे बड़ा। अब मानव में सबसे बड़ा, बड़ा कहें, लंबा नहीं कहें, जाएगा बोरा में नहीं। तो क्वेश्चन बढ़िया सुनो, क्वेश्चन सबसे बड़ा देखो, करने गया मार्कर, बढ़िया से इतना समझ में आ गया सबको? आए, इतना समझ में आ गया, पहले इसको नोट करो। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को पूछते हैं, बताइएगा, है ना। देखिएगा, सबसे पहले हम पूछ रहे हैं, सबसे पहले देखिएगा कोशिका के बारे में ना। किसके बारे में? कोशिका बारे में पूछ रहे थे कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। उसके बाद लिख रहे हैं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। इसके बाद मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। 5 क्वेश्चन दिए हैं, बताइए, पढ़ा ले तो फटाफट बताइए। बोलिए, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका, आए
मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, लिखिए सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका, तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। उसके बाद हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, लगभग 2 केजी का होता है अंडा इसका। नहीं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जिसको कहते हैं हम लोग ओभम। उसके बाद मानव शरीर में सबसे, देखिए हम बता रहे हैं सबसे लंबी कोशिका, बताइए क्या होता है? तंत्रिका, तंत्र की कोशिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्ट्रिच। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, अंडाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओभम। क्या कहते हैं? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्पर्म। क्या कहते हैं? सर अंडाणु जो है ये मादा में पाया जाता है, मतलब फीमेल कह सकते हैं, फीमेल समझते हैं जी। और ये जो है किस में पाया जाता है? शुक्राणु मेल में, शुक्राणु मेल में शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु, मेल में ओभम, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओभम। आगे समझ में। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाइएगा। मारे करेगा सबसे छोटा तब मार दीजिएगा शुक्राणु, तो सबसे छोटा खाली कहेगा तब माइकोप्लाज्मा। लेकिन जब यह लगाएगा मानव शरीर में तब कहेगा सबसे मानव शरीर में। जैसे आप सबसे बड़ा कहेगा तो अलग बात है, लेकिन मानव शरीर में कहेगा तो अलग बात है। तो ये नहीं कि आँख मूंद के आप पढ़ लेना है और टिक लगा के चल आना है, नहीं तो चल जाएगा उसमें बोरा में। कहाँ चल जाएगा? बोरा में। जैसे बोलते हैं वैसे करो, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा, चाहे जैसे निभाओ। साल भर तुम लोग को यहाँ पढ़ना पड़ेगा, समझ गया जी? खुशी उतर गया? अब कम से कम एब्सेंट रहो, चाहे जैसे भी आना है एकदम आना, दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमार भैया। अब भोरे भोरे 6 बजे उठ के आ जाइए हमार भैया, एकदम टाइम पर पहुँचो सब, तब होता है, नहीं तो ऐसी होता है। मिटाइयो एकरा, चलिए छाप लीजिए इसको। देखिए आगे हम बता रहे थे जय प्रकर्म के बारे में। अब कुछ स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा, है ना? ध्यान से समझिएगा। जय प्रकर्म मतलब क्या होता है, सीधा समझिएगा। प्रकर्म का मतलब क्या होता है? तरीका। और जैव का मतलब जीवन। प्रकर्म का मतलब क्या होता है? प्रकर्म का मतलब तरीका, और जैव का मतलब सजीव। जैव का मतलब सजीव, जिसमें जीवन हो। जैव का मतलब क्या होता है? सजीव। इसी का जो है, इसी को उल्टा करेंगे तो अजैव होगा। क्या होगा? अजैव। जिसको हम लोग कहते हैं निर्जीव। क्या कहते हैं? कुछ समझ में आया? बचपन में आप लोग तीसरा चौथा में पढ़ते होंगे, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, पढ़ते हैं ना? तो जिसमें जान हो उसे सजीव कहते हैं, जिसमें जान नहीं हो उसे सजीव का सबसे मेन लक्षण कि उसमें प्रजनन करने की क्षमता हो, प्रजनन करने की शक्ति हो। वह अपने जैसे समान बच्चे को उत्पन्न कर सकता है, जन्म दे सकता है, उसे प्रजनन कहते हैं। तो ये सबसे मेन लक्षण किसमें? सजीव में। एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, तो ये जैव उसी को कहते हैं, सजीव को ही। तो जैव प्रकर्म किसमें जरूरी है? सजीव में कि निर्जीव में? सजीव में, क्योंकि जैव का मतलब ही वही होता है। तब प्रकर्म का मतलब तरीका। तो देखो जैव प्रकर्म किसे कहते हैं? तो जो सजीवों में जीने के लिए अनुरक्षण को बताता है, मैंने मेंटेनेंस जो करता है। कोई करता है मेंटेनेंस। ऐसे हम लोग सांस लेते हैं, खाते हैं, श्वसन करते हैं ना, श्वसन जरूरी है। श्वसन जरूरी है कि नहीं? सांस नहीं लेंगे तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। उसके साथ साथ भोजन जरूरी है, भोजन नहीं मिलेगा तो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो श्वसन, परिवहन भी जरूरी है। खाएंगे जो मुँह में रख ले रहेंगे वो दिक्कत है। वो एक जगह से दूसरे जगह जाना है या पचाना भी है, निकालना भी है। आया समझ में? नहीं समझ में आया? नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हंसता है, निकालना नहीं है तो दिक्कत नहीं होगा। रे गधा है तुम लोग। आया समझ में? तब परिवहन जरूरी है। उसके बाद क्या हो गया? जय प्रकर्म में क्या हो गया? श्वसन हो गया, परिवहन हो गया। उसके बाद नियंत्रण और सबनभी भी जरूरी है। नियंत्रण सबनभी क्या है सर? नियंत्रण का मतलब कंट्रोल, सबनभी का मतलब तालमेल। तो नियंत्रण कंट्रोल भी होना चाहिए, तालमेल भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा हाथ भी चल रहा है,
मेरा आंख भी इधर उधर सगरे देख रहा है कि कौन कैसे कर रहा है, बीच में कोई डिस्टर्ब करता है तुरंत बोलते हैं तुम कुछ ही कर रहा है, बोलते हैं कि ना। तो ये तालमेल जरूरी है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, तालमेल है कि नहीं जरूरी। हम जो बोल रहे हैं वो मान लिया जाए एक लाइन में बोल रहे हैं, एक लाइन में भी इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर हम अभी मान लीजिए कुछ और पढ़ा रहे हैं, अभी जैसे हम बायोलॉजी का बात बोल रहे हैं, बोल देंगे 3 का स्क्वायर 4 होता है, 9 होता है, 5 होता है, 9 होता है, इंग्लिश में आम होता है, सम मैंगो ईटिंग, समझ में कुछ आएगा? ये तालमेल होगा? ये आम है ना मैंगो है ना 3 का स्क्वायर, ये छोक, कुछ समझ में आएगा? कुछ नहीं। तो ये तालमेल नहीं हुआ। तालमेल हुआ नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से तालमेल जरूर। जैसे मान लीजिए जैसे चल रहे हैं हम लोग, कांटा गड़ता है, तुरंत वहाँ पर हाथ चल जाता है, दिमाग तुरंत ओहो कांटा गड़ा। तो तालमेल दिमाग का है कि नहीं? तुरंत माइंड जो है तुरंत काम करने लगता है। अच्छा तुरंत जाओ कांटा देखो क्या गड़ा, कांटा गड़ा, अच्छा निकालो उसको फटाक से, नहीं तुरंत मुँह से निकलता है, गड़ गया, तुरंत निकलता है कि नहीं? तो तालमेल का जरूरी है। किसका जरूरी है? तालमेल का। ऐसे मान लिया अभी हम एक रखे हूर दिए, ऐसे हुर दिलिए, तो हुर दिली तो नहीं आई अखिया कैसे से रगड़े लगेगी, रगड़े रही रे। तो ये क्या हुआ? तालमेल। क्या हुआ? तालमेल। जैसे मान लिया देखो इसको मार रहे हैं, देखो मारने से पहले वो समझ गई अच्छा मारसून ऐसे हो जो, ये तालमेल है कि नहीं? मारे से पहले वो समझ गई हट जो, नहीं तो लग जी। तो ये देखो आया समझ में? तो ये किसका उदाहरण है? तालमेल का। श्वसन समझ गए, सांस लेना। बाकी आगे चैप्टर में भी हम पढ़ाएंगे। डिटेल कहाँ होगा? चैप्टर में। अभी जय प्रकर्म पढ़ रहे हैं। जय प्रकर्म में समझ गए, जिसमें जीवों का अनुरक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें जीवों का अनुरक्षण किया जाता है उसे जय प्रकर्म कहते हैं। तो जय प्रकर्म लिख के हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा जय प्रकर्म में, जिसमें जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण माने समझते हैं ना, मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, मेंटेनेंस, जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होती है या प्रदान किया जाता है, होती है डायरेक्ट लिखो, अनुरक्षण होती है, उसे जय प्रकर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जय प्रकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जय प्रकर्म। तो ये सब ध्यान में आपको रखना होगा। लिख लिए? चलिए अब समझिएगा आगे थोड़ा सा पोषण। क्या समझना है आपको? पोषण। पोषण में समझिए, पोषण जिसमें हम लोग को खाना पीना है ना, हम लोग को खाना पीना इसके अंतर्गत आता है। पोषण के अंतर्गत 2 प्रकार के पोषण हो सकता है। पोषण कई प्रकार के? पोषण 2 प्रकार के। पोषण एगो कहते हैं स्वपोषण, एगो कहते हैं पर पोषण। पोषण कई प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हो गया स्वपोषण, एक हो गया तो जो अपना भोजन को स्वयं बनाएगा स्वपोषण, जो दूसरे पर निर्भर रहेगा पर पोषण। याद रहेगा? तो जो अपने आप पर निर्भर रहेगा वो अपने आप पर रहेगा तो स्वपोषी, और दूसरे पर रहेगा तो मनुष्य क्या है? स्वपोषी की परपोषी? परपोषी है। मनुष्य क्या है? हम लोग किसी और पर निर्भर है। पेड़ पौधा किस पर निर्भर है? खुद पर निर्भर है, अपने पर निर्भर है। तो अपने पर निर्भर है तो क्या होगा? स्वपोषी। तो स्वपोषी का उदाहरण सबसे मेन याद रखना है पेड़ पौधा। क्या याद रखना है? पेड़ पौधा। बाकी बुक से आप लोग हेल्प करके परिभाषा लिख सकते हैं अगर नहीं याद रहा तो। ऐसा तो हम बोल दिए हैं कि जो अपना भोजन को स्वयं बनाता है या अपना भोजन स्वयं पर निर्भर रहता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण। जो किसी और पर निर्भर रहता है, या फिर कह सकते हैं जो स्वपोषी पर निर्भर रहता है उसको परपोषी कहते हैं। आया समझ में? अब देखिए परपोषण का बहुत प्रकार होता है। जीव को कहते हैं पोषी, परपोषी और स्वपोषी। तो स्वपोषी में एक गो, परपोषी में कई प्रकार परपोषण। परपोषण कई प्रकार होता है? परपोषण होता है 3 प्रकार। कई प्रकार के? 3 प्रकार। परपोषण कई प्रकार के? 3 प्रकार के। इसमें बहुत प्रकार नहीं होता, मात्र 3 प्रकार होता है, लेकिन इसमें भी ध्यान में आपको रखना होगा। परपोषण कई प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है क्या क्या? परजीवी, एक होता है मृतजीवी, एक हो गया प्राणी सम, यही पोषण लगा देना है सब में। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। 3 गो हो गया। कै गो हो गया? 3 गो। तीनों के बारे में समझिए थोड़ा सा। परजीवी मतलब जो दूसरा पर निर्भर रहेगा, समझ गए ना? तो दूसरा पर निर्भर रहेगा तो उसको परजीवी कहेंगे। परजीवी तो सभी दूसरे पर निर्भर करेगा, लेकिन अंतर है, ये रहेगा मृत जीव पर निर्भर। किस पर रहेगा? मृत जीव। समझ रहे हैं ना? जो मरल उरल होता है ना, जैसे मर गया उस पर जाके उठ गया तो उससे काम चल जाएगा इसका, उसका जिसका जीवन उसी से चलेगा, तो मृत जीव होगा।
प्राणी संपोषण में जो आपको मान लिया जाए भोजन को ग्रहण करता है, वायु से वायु का इस्तेमाल करता है, यानी प्राणी संपोषण के अंतर्गत मनुष्य हो गया। मनुष्य हो गया, समझ गया ना। सबसे मेन उदाहरण कौन हो गया? मनुष्य। प्राणी संपोषण का मेन उदाहरण मनुष्य। प्राणी संपोषण मृत जीवी में आपको जो है छोटे छोटे कीट पतंग, छोटे छोटे कीट पतंग, ये सब क्या हो गए? मृत जीवी हो गए। क्या हो गए? मृत जीवी। अब परजीवी में जैसे मान लिया ढिल्ला उल्ला हो गया, ये सब परजीवी हो गया। क्या हो गया? परजीवी। चलिए इसको नोट कीजिए। तो अब रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है। फिर हम कल जो है आप लोग के लिए इसके आगे हम बताएंगे, ठीक है। इसको हम कल जो है कोशिश करेंगे कि चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाए। अगर नहीं ख़त्म हुआ तो परसों तक तो 3 पार्ट में हम इसको ख़त्म कर देंगे, 3 भाग में। बहुत सारा फिर क्वेश्चन आंसर रहेगा, उसको बनाइएगा। लेकिन जितना बताते हैं उसका परिभाषा एक फेयर कॉपी बना लीजिए और फेयर कॉपी बना के लिखते जाइए और उसको याद करते रहिए ताकि दिक्कत ना हो। समझ गए ने? समझ रहे हैं ने? बढ़िया ध्यान से रहिए और अपना जो है पढ़ने का तरीका को बदलिए और पढ़िए, मेहनत कीजिए। समझ गया? टेंशन नहीं लीजिए। जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, हंसने दीजिए। हंसने वाला हंसते रहेगा। एगो कहावत सुने होंगे गाँव देहात में, हंसले घर भसो है, ये न को हंसले घर बसो है, नहीं को है। इसीलिए जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, इसलिए ध्यान रखिएगा, मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना जो है हिम्मत को नहीं खोना, ठीक है। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। जय हिंद।